कल आदाब, मेरी प्यारी महिला साथी, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी इस साल 2024 में आने की संभावना है, जिसकी तैयारी हम अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे नाम, जिसमें यूनिसेफ, यूएनओ, क्राई फाउंडेशन, स्माइल फाउंडेशन, वैक्सीनेशन कार्यक्रम, आईसीडीएस क्या होता है, मिड डे मील योजना क्या होती है, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो है, मैं आपको महिला एवं बाल विकास के हित में जो योजनाएं चल रही है उनकी संपूर्ण जानकारी एकदम विस्तार से इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो वन मोर थिंग, ये एक संपूर्ण थ्योरी बैच है जिसमें मैं आप लोगों के साथ में संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी करवा रही हूँ। अभी हमने बाल विकास पढ़ना स्टार्ट कर दिया है एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं। मंडे से 1 अप्रैल से आप लोगों को इस चैनल में मैनेजमेंट की क्लासेस भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बालकों की संबंधित योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे, उनके लिए क्या क्या कानून प्रोविजंस सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, योजनाएं क्या क्या चलाई जा रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, कानून क्या क्या बने हुए, इंटरनेशनल और नेशनल संस्थाएँ क्या है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट संस्थाएँ क्या है। अगर मैं बात करूँ कि बालक को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बालक को स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है, शिक्षा की ज़रूरत होती है, सुरक्षा की ज़रूरत होती है, पोषण की ज़रूरत होती है, विकास की ज़रूरत होती है। ओके, ये सारी चीज़ें जो है एक बालक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इन सब की पूर्ति कौन करेगा? इन सब की पूर्ति जो है वो कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ संस्थाएं होती है, कुछ संस्थाएं इंटरनेशनल होती है, कुछ संस्थाएं नेशनल होती है, कुछ गवर्नमेंट होती है, कुछ नॉन गवर्नमेंट होती है जिनको एनजीओ भी बोलते हैं। इनके लिए कुछ कानून बने हुए होते हैं कि कानून बालकों के संबंध में कानून बने हुए होते हैं, इनके संबंध में योजनाएँ चलती रहती है। और ये योजनाएँ का जो प्रारंभिक स्थान है वो क्या होता है? प्रारंभिक स्थान आंगनबाड़ी ही होता है। आंगनबाड़ी से ही सारी योजनाएँ, जैसे बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल के बाद में, वो आंगनबाड़ी ही उसका प्रथम स्कूल, आज के ज़माने में बोला जाए तो प्रथम स्कूल क्या है? आंगनबाड़ी होता है। वहीं पे उसके पूरे टीकाकरण हो गया, जो भी चीज़ें हैं उसका एक डाटा तैयार होता है, उसे कितनी प्रकार की वैक्सीन्स लगी है, क्या उसे लगवाना है, कब क्या होगा, सारा जो डाटा है वो कहाँ पे होता है? आंगनबाड़ी में होता है। और ये आंगनबाड़ी हर क्षेत्र में रहती है। ओके, तो यही सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए बहुत सारे नियम, कानून, संस्थाएँ और योजनाएँ चल रही, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो पहली संस्था की अगर मैं बात करूं तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो कि क्यों स्थापित की गई है? शांति स्थापित करने के लिए की गई है। ओके, इसका काम क्या है? शांति स्थापित करना है। इनके उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ तो पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीयता बनाए रखने का, दूसरा शांति स्थापित करने का, तीसरा स्वास्थ्य के लिए, पोषण, बच्चों की शिक्षा और युद्ध में सुरक्षा। ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसको है? यूएनओ को है। यूएनओ का अगर फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर जो है मैनहट्टन द्वीप में है, जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में आता है। ओके, इसके प्रारंभ में सदस्य 50 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 193 देश इसमें शामिल है। तो ये प्रथम संस्था के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूएनओ है, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका उद्देश्य जो था वो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रखना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना, शांति स्थापित करना, स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की सुरक्षा, युद्ध की सुरक्षा, ये इन सारी चीज़ें इनके क्या है? महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। अब नेक्स्ट संस्था की अगर मैं बात करूँ तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, बहुत जगह इसका कोरोना के समय में बहुत सबसे ज़्यादा तो इसी चीज़ का हमने नाम सुना था, और इन्हीं के द्वारा जो एडवाइजरी जारी हो रही थी उसी को आप सब लोग फॉलो कर रहे थे। तो इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके उद्देश्य के क्या थे? इसका उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य ये था कि लोगों को बीमारियों से सुरक्षा दिलाना। ओके, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोगों को बीमारियों से सुरक्षा दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जैसे कि आपको बताई मैंने अभी कि कोरोना में जो वैक्सीन का, कौन सी वैक्सीन फॉलो होगी, कौन सी वैक्सीन फॉलो नहीं होगी, कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन बुरी है, ये सारी चीज़ों की जानकारी WHO ही इसकी अथॉरिटी देता है कि कौन सी वैक्सीन लगाने लोगों को
प्रोवाइड करवाना है, कौन सी नहीं करवाना है, कौन सी हार्मफुल है और कौन नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन बताता है, WHO ही बताता है। अब एक और बात कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इसकी स्थापना दिवस पे ही क्या बनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो WHO का आपको याद करना है कि इसकी स्थापना की कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हुई थी। अब मैं अगर इनके WHO जो है वो इसी के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। WHO जो है इसी के अंतर्गत कार्य करती है। इसका भारत सदस्य कब बना था, अब भारत जो है इसका सदस्य 12 जनवरी 1948 को बना था। इसमें अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 194 देश इसमें शामिल है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि भारत इसका सदस्य कब बना था। अब आगे बात करते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ को प्रारंभ में इसका नाम क्या था, इसका नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ओके, लेकिन अभी नया नाम इसका बना है, इसका नया नाम है यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड। इसमें अभी वर्तमान में सदस्य की संख्या 190 है। इसे शॉर्ट में UNICEF भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो कि UNO की एक संस्था है। इसका उद्देश्य भी यही है, बच्चों के लिए हित में कार्य करती है, बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी वर्क हैं वो करती है। ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि किसके अंतर्गत आती है, UNO के अंतर्गत आती है। ओके, अब इसकी स्थापना की मैं बात करूँ तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे आप, UNO जो है किसके अंतर्गत आता है, UNO जो है वो किसके अंतर्गत आता है, WHO के अंतर्गत आता है। एंड यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ जो है वो किसके अंतर्गत आता है, UNO के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब मैं यूनिसेफ से ही कुछ रिलेटेड और आपको चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के उद्देश्य से। 1953 से UNO के अंडर में कार्य करना प्रारंभ करता है और इसकी प्रमुख स्थायी संस्था बन जाता है। यूनिसेफ जो है ये 1953 से UNO के अंतर्गत कार्य करता है और इसकी एक प्रमुख इंपॉर्टेंट संस्था बन गया है। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, USA में है। UNO भी वहीं पे स्थित है। अब यूनिसेफ को कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। पहले अगर अवार्ड की बात करें तो 1960 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, सेकंड पुरस्कार 1989 में मिला है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। इसका उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो उद्देश्य मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक और बार बता देती हूँ। इसका उद्देश्य है वैश्विक पटल पर अनाथ बेसहारा बच्चों को स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर, मतलब कि इंटरनेशनल इसमें प्लेटफॉर्म पे अनाथ बच्चों को, बेसहारा बच्चों को, जिनके माँ बाप मर गए हैं, जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके लिए लिविंग का कोई भी एरिया नहीं है, उनको क्या करता है कि सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करेंगे हम केयर फाउंडेशन की। केयर फाउंडेशन जो है ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, NGO है ये। इसकी स्थापना 27 नवंबर 1945 को हुई थी। इसकी भी स्थापना कब हुई थी, 1945 को हुई थी, 27 नवंबर को हुई थी। केयर के फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो केयर का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेटिव फॉर असिस्टेंट रिलीफ एनीवेयर या फिर एवरीवेयर। क्या है, कॉर्पोरेटिव फॉर असिस्टेंट रिलीफ एवरीवेयर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक ऐसी संस्था है, यह अमेरिका की एक संस्था है। ओके, जो कि यह अमेरिका की एक संस्था है जो विश्व में बालकों, अनाथ बालकों, विश्व के बालकों, अनाथ बालकों, वंचित बालकों आदि को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कार्य करता है। सभी फाउंडेशन का यही वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन का यही वर्क है कि बच्चों से रिलेटेड जो भी वर्क है वो करते हैं ये, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड उनके संरक्षण देना है, उनको सहारा देना है, उनको घर प्रोवाइड करवाना है, उनको भोजन प्रोवाइड करवाना, उनको शिक्षा प्रोवाइड करना। मैक्सिमम संस्थाओं के यही कार्य, बस आपको इनके फुल फॉर्म लर्न करना है और कब इनकी स्थापना हुई थी, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ, ये चीज़ आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। शैक्षिक योगदान को बढ़ावा देता है। ओके, केयर फाउंडेशन जो है वो शैक्षिक योगदान की अगर मैं बात करूं तो अपनी स्वेच्छा से आप कितना दान दे सकते हैं, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट संस्था है तो मतलब गवर्नमेंट से तो नहीं लेती होगी ये। आप जो हमारे समाज में जो अच्छे शिक्षित और अपने
अपने आप में सक्षम लोग हैं, उनके द्वारा जो भी फाउंडेशन, उनके द्वारा जो भी योगदान दिया जाता है, जो भी फंड दिया जाता है, वो ये संस्था लेती है। अब बात करते हैं द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। एक और सोसाइटी है जो कि है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगर इसके उद्देश्य की बात करूँ तो मानव कल्याण हेतु ये कार्य करती है। अब है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। ये बालक कल्याण शोध ब्यूरो पुणे में स्थित है। ओके, ये कहाँ पे स्थित है? पुणे में, जो कि अभी पूना जिस नाम से हम जानते हैं वो पुणे में स्थित है। अब बात करूँ मैं नेक्स्ट फाउंडेशन की, तो ये है कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ओके, ये भी इंडिया का, ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो इंदौर में है। अगर कोई भी इंदौर से तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हम इंदौर से हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ इसका उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य की मैं बात करूँ तो बालक बालिका शिक्षा स्वास्थ्य हेतु कार्य करता है। 22 राज्य में इनके केंद्र विद्यमान है। ओके, अगर ये कहाँ कहाँ स्थित है, ये इस चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये इनके जो केंद्र है वो कहाँ पे 22 राज्यों में विद्यमान है। 22 राज्य कहाँ कहाँ, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये भारत के स्कूल है, मतलब कि ये भारत में एक स्कूल है। ओके, भारत का फाउंडेशन है। इसका उद्देश्य जो है झूला घर, ग्रामीण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, बाल सेवा केंद्र, ग्राम सेवा केंद्र। ओके, ये जो ग्रामीण अंचल से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ पे ये ट्रस्ट जो है वो अपनी सेवाएं प्रदान करवाता है, प्रशिक्षण दिलवाता है, झूला घर बनवाता है। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ओके, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये एक नॉन गवर्नमेंट संस्था है जिसे हम NGO भी कहते हैं। और इसके उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ तो इसका उद्देश्य बालक शिक्षा स्वास्थ्य संरक्षण हेतु कार्य करना है। बालकों के लिए शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, संरक्षण हेतु आदि के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट संस्था की बात करेंगे, भारत सेवक समाज। ये जो है, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इंडियन संस्था होगी। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ये भी 1952 में स्टार्ट की गई थी। ये जो है प्लानिंग कमीशन की निगरानी में कार्य करता है। ओके, किसके अंडर कार्य करता है? ये प्लानिंग कमीशन के अंडर कार्य करता है। इसके उद्देश्य रूरल एवं अर्बन वेलफेयर जागरूकता को बढ़ावा देना। इसका जो उद्देश्य है ये क्या है? ग्रामीण और शहरी वेलफेयर को क्या करना? बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट अगर संस्था की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है स्माइल फाउंडेशन। इसकी स्थापना 2002 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। बहुत सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली में है। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम भूल जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप नई दिल्ली हेडक्वार्टर लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में है नई दिल्ली हेडक्वार्टर है तो आप नई दिल्ली हेडक्वार्टर को चूज़ कर सकते हैं। कम से कम 80% आपके चांसेस होंगे कि आप राइट आंसर कर पा रहे हैं। ओके, तो स्माइल फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो वर्क है ये स्कूल्स स्थापित करने का है। अभी इसकी वर्तमान में 2 स्कूल चल रही है। एक तो इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट जो कि गूडा में है, एंड डम्प्ड एंड ड्रिफ्ट स्कूल जो कि बड़वाह में है। ओके, ये 2 स्कूल जो है स्माइल फाउंडेशन के द्वारा चल रही है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नई संस्था की अगर मैं बात करूँ तो नई संस्था है क्राई। क्राई का मतलब है चाइल्ड राइट एंड यू। क्या है? क्राई का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड राइट एंड यू। इसकी स्थापना सन 1979 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये बालकों की हेल्थ न्यूट्रिएंट के बारे में ख्याल करती है, मतलब कि उसके पोषक तत्व, उसके शिशु के पोषक तत्वों से लेके ये इसकी जानकारी रखती है, उसे हेल्दी बनाने की ये कोशिश करती है। तो इस संस्था का फुल फॉर्म क्या होगा? चाइल्ड राइट एंड यू। नया संस्था की अगर मैं बात करूँ तो ये है यूनेस्को। यूनेस्को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। यूनेस्को हमने लास्ट क्लास में UNO के बारे में डिस्कस किया था। कोई मुझे बता सकता है कि UNO जो है वो कहाँ पे स्थित है? इसका जो इस हेडक्वार्टर है ये बहुत ही अच्छा सा नाम था, मैनहट्टन। ओके, मैनहट्टन में कहाँ है? यूनेस्को का क्या है? हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। ओके, तो अब बात करते हैं हम यूनेस्को को। यूनेस्को जो है UNO के अंडर ही कार्य करता है
ओके, यूनेस्को की फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसकी भी स्थापना 1945 में ही हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, फ्रांस में है, जो कि फ्रांस कहाँ पे आता है, पेरिस में आता है। अब इसके उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ, विश्व में बालकों के लिए संरक्षण, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य आदि को उन्नत करना व निगरानी करना। ओके, इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है, विश्व में, ये वर्ल्ड वाइड होती है। अभी हमने दो तीन संस्थाओं के बारे में पढ़ा जो कि सिर्फ इंडिया के लिए थी, ये वर्ल्ड वाइड है, ये पूरे विश्व के लिए कार्य करती है। तो इसका कार्य क्या है, संरक्षण देना, बच्चों को शिक्षा देना, पोषण देना और स्वास्थ्य के कैसे उन्नत किया जाए, कैसे और बेटर बनाया जाए उन्हें, यही चीज़ ये ध्यान देती। ओके, अब यूनेस्को की आगे अगर मैं बात करूँ तो ये अशिक्षा का खात्मा कर रही है। वर्ल्ड वाइड में ये लोगों को, बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही है। बालकों के पोषण, स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण जीवन की देखभाल, बालकों को शिक्षित बनाना, पोषण देना, स्वास्थ्य देना और उसे गुणवत्तापूर्ण, उन्हें अच्छे से जीवन जीने की कला, अच्छे से जीवन जीने का मार्गदर्शन दे रही। ये पाठ्यक्रम को और पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रही है। एंड इसका एक और मुख्य कार्य है, डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए सपोर्ट फाइनेंशियल। ओके, ये जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे विकलांग होते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट का भी वर्क करती है। नेक्स्ट संस्था की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट संस्था है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। ओके, क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। तो ये कानून है। ओके, ये क्या है, ये कानून है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था, 2005 में आया था, लेकिन ये लागू कब हुआ, 2006 में हुआ। लाने का कारण क्या था, इसके लाने का कारण था 1989 को क्राई चाइल्ड राइट एंड कन्वीनियंस के संदर्भ में लाया गया था। इसे 1957 में अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया। परिणाम इसके क्या हुए, 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का गठन हो गया था। ओके, तो ये सारी जानकारी थी किसके बारे में, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के बारे में। इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो मैं नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष अगर मैं बात करूँ कि तो प्रियांक कानूनगो इसके वर्तमान अध्यक्ष है। इसकी संरचना, इसमें स्ट्रक्चर, इसमें कितनी बॉडीज, कितने लोग होते हैं, कितनी बॉडी होती है, अगर इसकी बात करूँ मैं तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 5 सदस्य होते हैं। टोटल 7 मेंबर्स की कमेटी होती है इसमें। ये क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग है। ओके, जिसमें बालकों के संरक्षण के लिए, बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। नेक्स्ट कानून की अगर मैं बात करूँ तो महिला व बाल विकास मंत्रालय। ओके, जो कि नोडल एजेंसी के द्वारा चलती है, बाल अधिकार संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो उनके कार्य क्या क्या होते हैं, पॉस्को एक्ट आप लोग ने स्कूल में सुना होगा, जो कि 2012 में लाया गया था। इसका फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। ओके, जो बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट जो होते हैं, सेक्सुअली अब्यूज जो किया जाता है, उसके लिए एक्ट लाया गया था। ये स्पेशली बालिकाओं के लिए है। इसके कब लागू किया गया था, इसको 14 नवंबर 2012 में लागू किया गया था। सेकंड कानून की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लाया गया था, 1986 में लाया गया था। और इसे पुनः संशोधित किया गया, कब किया गया, पुनः संशोधन की अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसे 2016 में अभी पुनः संशोधित किया गया। तो ओके, तो बाल श्रम निषेध अधिनियम में बालकों को श्रम करने के लिए इसमें क्या किया गया था, इसमें जो बालक कम उम्र में श्रम करते हैं उनके लिए यह कानून लाया गया था। तो इसमें संशोधन किया गया, संशोधन करके क्या बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को श्रम नहीं करवा सकते। इसमें संशोधन करके यह बोला गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को क्या नहीं करवा सकते, श्रम नहीं करवा सकते। ये कानून अपराध है। अब बात करते हैं बाल अधिनियम 1960 में आया। किशोर न्याय अधिनियम की अगर मैं बात करूँ तो 1986 में आया है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2002 में आया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में आया है, जो कि पुनः संशोधित किया गया है। ये वाले नियम को ही पुनः संशोधित किया गया था, 2000 वाले को 2015 में पुनः संशोधित किया गया है। अगर इसकी मैं विशेषताओं की बात करूँ, अभी विशेष क्या इसमें डला है, तो विशेष 16 से 18 वर्ष के मध्य के किशोर संगीन अपराध या फिर हत्या या बलात्कार, लूट आदि में पकड़ा जाता है तो उसे प्रौढ़ समझा जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि किशोर न्याय अधिनियम जो कि कब आया था, 1986 में आया था। उसके बाद में इसे संशोधित करके किशोर न्याय बच्चों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2000 में आया था। उसके बाद में अभी ये फिर से पुनः
संशोधित हुआ और ये 2015 में आया था। इसमें एक चीज़ ऐड कर दी गई है, जो बच्चे 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की आयु के होते हैं और ये कुछ सघन अपराध कर देते हैं, जैसे कि हत्या या बलात्कार जैसे कुछ सघन अपराध करते हैं, तो इन्हें क्या माना जाएगा, इन्हें प्रौढ़ माना जाएगा, इसे किशोर नहीं माना जाएगा। पहले क्या होता था, उन्हें किशोर मानकर बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता था, लेकिन वो फिर से वैसी ही चीज़ें पुनः दोहराते थे, इसीलिए अब उन्हें क्या माना जा रहा है, उन्हें प्रौढ़ की इसमें माना जा रहा है, प्रौढ़ की गिनती में माना जा रहा है। अब नेक्स्ट कानून की अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला नेशनल वुमेन्स कमीशन, ये कब आया, 1988 से 2000 के बीच में। इसमें कई योजनाएं बनाई गई। ओके, इसमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कई योजनाएं बनाई गई। इसके बाद में इस बीच में कई समितियों की सिफारिश के तहत महिला निकाय की मांग की गई। तो इस बीच में कई समितियों की सिफारिश की गई जिसमें महिला निकाय की मांग की गई थी। ओके, महिला निकाय की मांग की गई थी, महिलाओं के लिए हित के लिए कुछ कानून बनाने की मांग की गई थी। तो अब देखते हैं हम कौन कौन से महिलाओं के हित में कानून बनाए गए थे। पहले नियम की अगर मैं बात करें तो 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बनाया गया था। इसके बाद में 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद में 31 जनवरी 1992 में ये गठन जो है वो बन गया, ये आयोग जो है वो बन गया, जिसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो स्थापना का दिनांक होगा 31 जनवरी 1992। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे, जयंती पटनायक इसके प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में अध्यक्ष इसकी रेखा शर्मा है। सदस्य की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 5 सदस्य होते हैं। टोटल इसमें भी 7 मेंबर्स होते हैं। तो ये क्या है, ये हमने क्या पढ़ा अभी, राष्ट्रीय महिला आयोग। ओके, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, 31 जनवरी 1992 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या क्या है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कार्य करती है। ये महिला संरक्षण एवं निगरानी करती है, महिलाओं का क्या करती है, संरक्षण करती है और उन पर निगरानी रखती है। उनके द्वारा जो भी कानून नियम लाए जाते हैं उनकी निगरानी करती है। ओके, पहले अधिनियम की बात करें तो इसमें दहेज निषेध अधिनियम आता है, जो कि 1961 में लाया गया था। सेकंड अधिनियम की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड अधिनियम है प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, जो कि 1994 में लाया गया था, जिसमें अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही सोनोग्राफी के द्वारा पता चल जाता है कि अगर सोनोग्राफी के द्वारा पता चल जाता है कि जो भ्रूण में जो बच्चा है, जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, यदि वो डिसऑर्डर होता है, यदि वो विकलांग होता है, तो उसे क्या कर सकते हैं, उसे जन्म के पूर्व ही प्रसव करवा सकते हैं। ओके, तो पहले से ही निदान करवा सकते हैं उस चीज़ का। इसके लिए एक नियम कानून पारित किया गया। लेकिन अगर बच्चा स्वस्थ है और कुछ माता पिता चाहते हैं कि शिशु ही हो, कन्या ना हो, सिर्फ बालक ही हो, वो लोग इस चीज़ का कभी कभी गलत दुरुपयोग भी करते हैं। थर्ड है घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब आया था, 2005 में आया था, जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें बोला गया है कि जिस भी महिलाओं को घरेलू हिंसा होती है उसके लिए वह यह नियम का क्या कर सकती है, उपयोग कर सकती है। अब है नेक्स्ट यौन उत्पीड़न रोकथाम व निवारण अधिनियम। यौन उत्पीड़न के लिए जो भी रोकथाम या फिर निवारण की जो अधिनियम है वो 2013 में लाया गया था। कभी किसी के साथ में गलत घटना या फिर अप्रिय घटना हो जाती तो उसके रोकथाम और निवारण के लिए एक अधिनियम लाया गया है, जो कि कब लाया गया है, 2013 में लाया गया। तो ये सारे आपने अधिनियम और नियम देखे जो कि महिलाओं के लिए लाए गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाए गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाए गए हैं। इसके बावजूद भी वर्तमान में महिलाओं के साथ में बहुत सारे गलत चीज़ें होती रहती है। इन सारे नियम कानून का भी लोगों को कुछ भी डर नहीं। तो आज हमने देखा महिलाएं शिशुओं के लिए कौन कौन से नियम लाए गए हैं। 2 प्रकार की योजनाएं हो सकती है। पहली योजना की अगर मैं बात करूँ तो केंद्र से रिलेटेड हो सकती है, जो केंद्र के द्वारा चलाई जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। एंड सेकंड योजना की मैं बात करूँ तो राज्य के द्वारा चलाई जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। अब योजनाएं जो हैं किस किस पर आधारित होती है, किस किस के लिए ये सारी योजनाएं चलाई जाती है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये सारी योजनाएं नारी के लिए,
बालक के लिए एवं बालिकाओं के लिए चलाई जाती है। इन सब के संरक्षण के लिए, सशक्तिकरण के लिए, पोषण के लिए, शिक्षा के लिए। ओके, हमारे देश जब गुलाम था तो नारियों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, इसीलिए महिलाएं जो है वो पुरुष से क्या है, पीछे है। इसी वजह से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं एक तो बच्चों को देखते हुए, बच्चों के हित में, एक बालिकाओं के हित में और एक नारियों के हित में, एक स्त्री के हित में ये सारी योजनाएं चलाई जाती है। इसके बावजूद भी बहुत सारे दुर्घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती रहती है। ओके, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ये सारी गलत चीज़ें इस देश में ना हो। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है। फर्स्ट योजना है निप सीसीडी। ओके, नाम थोड़ा इसका लंबा है। निप सीसीडी की अगर मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके उद्देश्य क्या है, ये क्या कार्य करता है, इसका कार्य है आईसीडीएस योजना, इसके लिए प्रशिक्षण कार्य एवं रिसर्च आदि का कार्य करना। ओके, जो आईसीडीएस योजना चल रही है उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाता है और रिसर्च आदि के कार्यक्रम करवाता है। अब आईसीडीएस योजना क्या होती है, आईसीडीएस योजना की अगर मैं बात करूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताती हूँ कि आईसीडीएस योजना क्या होती है। ओके, ये है आईसीडीएस मतलब कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकत्रीकृत बाल विकास योजना या फिर समेकित एकत्रीकृत बाल विकास योजना। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। ये जो है, ये योजनाएं गांव में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए थे। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, गांव में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर महिला बालक के स्वास्थ्य पोषण की गुणवत्ताओं में सुधार हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाना। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण को गुणवत्तापूर्वक तरीके से लागू करना, उनमें गुणवत्ता बनाए रखना और उनकी शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा देना। तो ये जो काम है, ये किसका काम है, आईसीडीएस स्कीम के तहत होता है, जिसमें क्या शामिल होती है, जिसमें गांव की आंगनबाड़ी शामिल होती है, गांव एवं शहरी आंगनबाड़ी भी शामिल होती है। ओके, अब मैं बात करूँ कि आईसीडीएस जो योजना है ये नोडल एजेंसी के अंतर्गत कार्य करती है। ये इसका मंत्रालय की अगर मैं बात करूँ तो महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत ये कार्य करती है। अब हम बात करते हैं कि आंगनबाड़ी योजना कब प्रारंभ हुई थी। आंगनबाड़ी योजना 1975 में स्टार्ट हुई थी। ओके, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बचपन की देखभाल व विकास करना। ओके, जब शिशु पैदा होता है, पैदा होने के बाद में उसे कुछ ना कुछ एक ऐसा स्थान या फिर एक इस व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उसकी देखभाल करे, जो उसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखे। तो बचपन की देखभाल कौन करता है, बचपन की देखभाल आंगनबाड़ी की मैडम करती है कि नहीं, उसी के इसमें जो है पूरा रिकॉर्ड रहता है, बच्चों को कब कौन सा टीका लगना है, बीसीजी का टीका कब लगेगा, किस चीज़ का टीका कब लगेगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी कौन रखती है, आंगनबाड़ी की मैडम रखती है एंड सहायिका दीदी रखती है। तो यही सारी योजनाएं, हर चीज़ के लिए एक व्यक्ति, गांव में रहने वाला व्यक्ति जो है वो शहर में नहीं आ सकता है। ओके, तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या स्थापित किया गया था, आंगनबाड़ी सेवाएं चालू की गई थी, जो कि कब स्टार्ट हुई है, 1975 में प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य बच्चों के बचपन की देखभाल करना। अब मैं बात करूँ कि सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.4। ओके, ये कब हुआ है स्टार्ट, ये 2021 और 22 में स्टार्ट हुआ। कब तक के चलेगा, 2025-26 तक के चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, हर चीज़ में मॉडिफिकेशन होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा ना थोड़ा सुधार कार्य होते रहते हैं। उसी को लेते हुए आंगनबाड़ी योजनाओं में कुछ मॉडिफाई हुआ है। ये मॉडिफिकेशन को 2.0 नाम दिया गया है। मोदी जी के आने के बाद में बहुत सारी चीज़ों को 2.0, 3.0, बहुत सारी चीज़ों को ये सारे नाम दिए गए हैं। तो इसी के तहत आंगनबाड़ी योजना जो सेवा है, इसको भी सक्षम आंगनबाड़ी योजना के नाम से 2.0 के नाम से जाना गया है। ओके, तो अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया, इसमें मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, सुधार की बात करूँ, तो इसमें गर्भवती माताओं, 14 से 18 वर्ष की किशोरियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य का, पोषण का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। ओके, जब आप भी किशोर रही होंगी, आप भी किशोर बालिकाएं रही होंगी, आपके अभी बच्चे होंगे, तो आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी में पूरी तरीके से आप लोगों का ध्यान रखा जाता है। हर महीने की
तारीख को, जो भी तारीख को वो क्या करते हैं, आपको पोषण का आहार देते हैं, पैकेट देते हैं, जिन्हें आपको जो कि बहुत ही पौष्टिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, आपको उससे घर में बना के खाने की सलाह देते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं आंगनबाड़ी से हमें प्राप्त होती है। अब मैं बात करती हूँ राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। अब टीकाकरण कार्यक्रम कब आया? टीकाकरण कार्यक्रम की हम बात करें तो ये 1978 में प्रारंभ किया गया था। फिर इसे मॉडिफाई करके व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जो कि 1985 में प्रारंभ किया गया। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम में 12 प्रकार की बीमारियों शामिल किया गया था, जिसमें 12 प्रकार की बीमारियों के बचाव के लिए टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया था। ये जो टीकाकरण अभियान थे ये पूर्णतः निःशुल्क रहते थे। जैसे कि अगर मैं बीमारियों की बात करूँ तो हैजा हो गया, पीलिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी जो पहले जो बीमारियाँ, उस समय जो भी व्यापक बीमारियाँ चल रही थी, उस समय हमारे देश में जो बीमारियां थी उससे रिलेटेड इस टीकाकरण कार्यक्रम को चालू किया गया था, और उसी समय की जो 12 बीमारियां थी उसको इसमें शामिल किया गया था। फिर इसमें मॉडिफिकेशन होता है। इसमें मॉडिफिकेशन कब हुआ? जब मोदी जी हमारे देश में प्रधानमंत्री के रूप में आए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने एक स्कीम लेके आई, मिशन इंद्रधनुष। आपको तो पता ही कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। 7 कलर होते हैं। तो प्रारंभ में जो है इसमें 7 बीमारियों के खिलाफ ही जो टीकाकरण का कार्यक्रम चालू किया गया था, लेकिन इसमें अभी वर्तमान में 12 बीमारियों को शामिल किया गया। टीकाकरण अभियान की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि जो भी बीमारियां होती हैं और उनका जो टीकाकरण होता है वो पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसमें कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क स्कीम हर किसी के लिए चलाई जाती है। अब मैं मिशन इंद्रधनुष की 3.0 की अगर मैं बात करूँ, जो कि वर्तमान में चल रहा है 2021 में, इसे सघन मिशन इंद्रधनुष योजना या फिर प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इसमें क्या शामिल किया गया? इसमें कोविड-19 के कारण दूर दराज के इलाकों तक टीकाकरण कार्यक्रम को पहुंचाने का कार्य किया गया था। कोविड के समय, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में या पूरे विश्व की अगर मैं बात करूँ तो एक भयंकर महामारी आई थी, जो कि जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, और उस समय सभी लोगों को निःशुल्क में टीकाकरण लगाया गया था। टीका लगाया गया था। आई होप कि आप लोग ने भी लगाया होगा। तो उसी दूर दराज तक के जो लोग नहीं आ पा रहे थे उन सबको इस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया और उन सबको टीकाकरण लगाया गया। अब मैं मिशन इंद्रधनुष की डिटेल में अगर मैं बात करूं तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। इसमें प्रारंभ में 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण किया गया, लेकिन बाद में इसमें 12 बीमारियों को जोड़ दिया गया और 7 बीमारियों को जोड़ दिया गया। मतलब अभी वर्तमान में इसमें 12 बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं। फिर सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 की अगर मैं बात करती हूँ 2017 में आया। इसके बाद में सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 की बात करें तो 2019 से 20 में ये कार्यक्रम चला। इसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की बात करें तो ये 2021 में आया। इसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की बात करें तो ये 2022 में आया था। तो इस प्रकार इस मिशन इंद्रधनुष के जो कार्यक्रम है उसमें मॉडिफिकेशन लगातार उसमें सुधार कार्य होते जा रहे हैं। उसमें नई नई चीज़ों को ऐड करते किया जा रहा है। इसलिए इसे 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 का नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की। मध्याह्न भोजन या फिर मिड डे मील, आप सभी ने मिड डे मील खाया होगा स्कूल में। अगर नहीं खाया है तो हो सकता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो। मैंने भी नहीं खाया क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ी, मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ी थी। जिन्होंने खाया तो वो बताएंगे कमेंट करके कि कैसा मिलता है, मुझे तो नहीं पता है। ओके, तो ये जो मिड डे मील का कार्यक्रम था ये 1995 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य प्रारंभ फर्स्ट या फिर पहली से लेके 8वीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करना था। इसका उद्देश्य क्या था? इससे फर्स्ट से लेके 8th तक के जो स्टूडेंट थे उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करवाना था। ये जो मिड डे मील का कार्यक्रम था ये स्कूल में ही चलता है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में चलता है। इसका उद्देश्य बहुत अच्छा था कि उन्हें जो बच्चे हैं उनको कैसा क्वालिटी न्यूट्रिएंट उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। उस समय की कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या होता था कि बच्चों को पेरेंट्स जो है स्कूल बिल्कुल नहीं भेजे करते थे। ये उसी के तहत एक स्कीम चलाई गई थी कि इस चीज़ को देखते हुए खाना मिल रहा है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है, इस चीज़ को देखते हुए पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, जिससे उन्हें शिक्षा के साथ साथ भोजन भी प्राप्त हो सके। ओके, इससे इस मिड डे मील के तहत ही क्या एक चीज़ और अच्छी हो रही थी कि कुपोषण को समाज से ख़त्म किया जा रहा था, है ना। कुपोषण जिन बच्चों को बिल्कुल भी घर में खाना नहीं मिल पाता था
उनको क्या हो रहा था, एक टाइम का भोजन तो मिल पा रहा था स्कूल में, तो इससे क्या हो रहा था, कुपोषण भी खत्म हो रहा था देश का, और ये विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट फॉग भी है। ओके, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट ड्रग। अब हम बात करते हैं मध्याह्न भोजन की। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, अब इसमें भी पीएम मोदी ने कुछ ना कुछ तो घोषणाएं कर ही दिया होगा। पीएम पोषण शक्ति अभियान 2021, इसमें पहले तो क्या होता था, फर्स्ट से लेके 8th तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें चेंजेस करके क्या किया गया है, इसमें चेंज करके बालवाड़ी मतलब कि 3 to 5 ईयर के बालकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब इसमें लाभार्थियों की मैं बात करूँ, लाभार्थी विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूँ तो 3 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे क्या होंगे, इसमें इसका लाभ ले सकेंगे। अब हम बात करते हैं मातृत्व, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। ये 2014 में ये स्कीम स्टार्ट की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ तो प्रसव के बाद माता के पोषण को बेहतर बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। जैसे ही किसी भी माता बहन का प्रसव होता है, उसके बाद में क्या होता है कि उसकी आर्थिक सहायता, उसकी थोड़ी सी आर्थिक मदद करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई गई जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना कहा जाता है, जो कि 2017 में स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या होता है, उन्हें प्रसव के तुरंत बाद ही 6,000 रुपये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उन्हें क्या होते हैं, प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं इन सारी चीज़ों को बहुत शॉर्ट में बता के ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने आपके लिए नेसेसरी है, जितने एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उतनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, इतना ही आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय क्रैच योजना, ठीक है, ये शिशु घर योजना के नाम से भी जानते हैं इसे, या फिर बाल घर योजना के नाम से भी जानते हैं। ये 2017 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। जो पेरेंट्स, जो माता पिता या फिर जो दंपत्ति दोनों जॉब करते हैं, तो अब उनका बच्चा कहाँ रहेगा, है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी के सास ससुर घर में ही रहे, है ना। तो उनको किसी ना किसी एक ऐसे बच्चों को घर की ज़रूरत होगी जिसमें वो रह सके दिन भर, उनके पेरेंट्स जब तक ये कार्य करके ना आ जाए। तो ये इसीलिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। इसमें कार्यकर्ता 6 माह 6 वर्ष तक के बालकों का लालन पालन हेतु स्टार्ट किया गया है, जिसे शिशु घर योजना या फिर बाल घर योजना भी कहा जाता है। अब है एकत्रीकृत बाल संरक्षण योजना, ICPS, ओके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड कंजर्वेशन स्कीम। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 2009 में स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य शिशु के संरक्षण के लिए है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अभियान की, जो कि है राष्ट्रीय पोषण अभियान, NNM, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, NNM, जो कि 2018 में स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य है शहरी व ग्रामीण बालकों को उचित गुणवत्तापूर्वक भोजन सामग्री उपलब्ध कराना व कुपोषण को समाप्त करना। ओके, इसका उद्देश्य क्या है, शहर के और गांव के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध कराना और हमारे देश से कुपोषण को क्या करना, समाप्त करना। यही राष्ट्रीय पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट मिशन की, तो वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। ये 2013 में स्टार्ट किया गया। इसे ये जो है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूँ तो ग्रामीण व शहरी अंचल में स्वास्थ्य सुरक्षाओं को बेहतर करना। ओके, ग्रामीण और शहरी अंचल में क्या करना, स्वास्थ्य सुरक्षा को बेहतर करना। इसके अंतर्गत आशा कार्यकर्ता है, दीदी, आपके भी गाँव में, शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक आशा कार्यकर्ता दीदी होती है, जो कि गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाने का कार्य करती है। ओके, तो यही जो है इसी योजना के अंतर्गत इनका पोस्टिंग हुई है। तो ये कौन सी मिशन है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ओके, उज्ज्वला योजना ये बहुत ही अच्छी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। आई होप कि आप लोगों को भी इस स्कीम का लाभ मिल रहा हो। नहीं मिल रहा हो तो कंप्लेंट करिए कि हमें इस स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। ओके चलिए, तो इस योजना की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, ये योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट की गई थी।
इसका उद्देश्य लकड़ी, कोयला, कंडे आदि के स्थान पर एलपीजी का प्रयोग, इन सारी चीज़ों के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, एलपीजी का प्रयोग करना। इसके अगर फ़ायदे की मैं बात करूँ तो ये माता और बहनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। उनके स्वास्थ्य मतलब उनको श्वास लेने में और आँखों में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, परेशानी हो रही थी, किसके कारण, लकड़ी के कारण, कंडों के कारण, चूल्हे के कारण, है ना। तो उस चीज़ों से उन्हें निजात मिले, इस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई थी। और एक और चीज़ होती है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए भी इस चीज़ का यूज़ किया गया। अगर इस योजना की लाभार्थियों की अगर मैं बात करूँ तो ये किस चीज़, किन लोगों को ये योजनाएं का लाभ मिल रहा है, तो जो लोग बीपीएल कार्ड धारक होते हैं उन्हें ये एलपीजी कनेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त दिलाए गए थे। ओके, अब नेक्स्ट योजना की बात करूँ तो मैं नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना कब आई थी, 22 जनवरी 2015 में आई थी। इस योजना को हरियाणा से स्टार्ट किया गया था। इसमें लिंगानुपात का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देश में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, तो लिंगानुपात को बराबर करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य बेटी और कन्याओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, लिंगानुपात को बढ़ावा देना, मतलब जो शिक्षित महिलाएं बेटियां हैं वो उनका लिंगानुपात कम है पुरुषों से, इसीलिए उस लिंगानुपात को बराबर करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया। टोल फ्री नंबर की अगर मैं बात करूँ तो टोल फ्री नंबर इसका है 181। इस पर आप कॉल करके कहीं पे भी जो भी घटनाएं अगर घट रही है तो आप उसे वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट योजना की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट योजना है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जो कि 2019 में स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य माता को, मतलब गर्भवती जो माताएं हैं को प्रसव काल के दौरान सुरक्षा स्वास्थ्य प्रदान करना। ओके, जो गर्भवती महिलाएं उनको प्रेगनेंसी के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसे सुमन योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट योजना है महिला उद्यमिता योजना, जो कि 2020 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करने हेतु प्रोत्साहित करना और उद्यमशील बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को अपने पैर पर खड़े होने के लिए, अपना कार्य करने के लिए, अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इस योजना में उन्हें कुछ सहायता राशि की मदद कराई जाती है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 2015 में स्टार्ट की गई थी। 22 जनवरी 2015 में स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या है, 10 वर्ष से पहले की बालिकाओं का बैंक अकाउंट खुलवाना। 2014 के पहले किसी भी, यहाँ तक कि एक अच्छे व्यक्ति का भी, एडल्ट इंसान का भी बैंक में अकाउंट नहीं होता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद में बहुत अच्छी चीज़ें हुई है। बच्चों के लिए भी बहुत हित के कार्य किए गए हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों का जीरो बैलेंस पे क्या चल रहा था, उस समय जनधन योजना के अंतर्गत आपका अकाउंट खुल रहा था। आज उसी अकाउंट की वजह से देश दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। आज उसी के कारण आप कैशलेस ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, आपके हाथों में मोबाइल है, आप कहीं पर भी बिना पैसे के घूम सकते। आप एक QR को स्कैन करके आप किसी भी चीज़ में पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो उसी के अंतर्गत मोदी जी ने एक स्कीम लेके आए थे, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना है, जो 10 साल से छोटी जो बच्चियां हैं उनके लिए बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे और बालिकाओं की समृद्धि हेतु इसमें आर्थिक सहायता मतलब उसमें स्टार्ट की थी ना। जब अगर पेरेंट्स बच्चे के पैदा होते से ही बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे जमा कर रहे, तो वो अपने आप ही आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये बच्चों के लिए ये स्कीम लेके आई गई थी। अब है मध्य प्रदेश MP लाडली लक्ष्मी योजना। ये मध्य प्रदेश की स्कीम है। ओके, ये सेंट्रल स्कीम नहीं है, स्टेट की स्कीम है। इस स्कीम को कब लेके आया गया था, 1 अप्रैल 2007 में लेके आया गया था। इसमें शिक्षा और लिंगानुपात को बराबर करने के लिए इसमें इस स्कीम को लेके आया गया है। 14,300 रुपये आश्वन लड़की को इसमें मिलते हैं। ओके, इसकी पात्रता की अगर मैं बात करूँ, 1 जनवरी 2006 के बाद में हुआ है, तो अगर कोई बच्चा 1 जनवरी 2006 के बाद में पैदा हुआ तो वो इसमें एलिजिबल होता है। लेकिन कंडीशन ये रहती है कि उनकी सिर्फ और सिर्फ बेटियां होना चाहिए, बेटे नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, 8वीं 10वीं 12वीं और 8 वर्ष में, 10 वर्ष में, 12 वर्ष में, 14 वर्ष में उनको क्या की जाती है, स्कॉलरशिप पैसे जो है वो उसके प्रदान किए जाते हैं, किस्त मिलती जाती है। और शादी की उम्र तक के इस स्कीम, ये जो स्कीम है ये चलती रहती है। अब अगर मैं बात करूँ, लास्ट योजना है ये अभी जो हमारे स्टेट में स्टार्ट हुई है। ओके, अगर घोषणा की मैं बात करूँ, इसकी जो है, अगर मैं घोषणा की बात करूँ तो ये 28 जनवरी
2023 में इसकी घोषणा की गई थी। इसमें पात्रता की अगर मैं बात करूँ तो इसमें महिला ही पात्र है, पुरुषों का इसमें कोई भी रोल कॉल नहीं है, पुरुष पात्र नहीं होते। ओके, तो आप ही के लिए ये योजना है, शादीशुदा महिलाओं के लिए ये योजना थी। इसमें महिलाओं की उम्र जो है 60 वर्ष से कम होना चाहिए, लेकिन वो शादीशुदा होना चाहिए कि 60 वर्ष से कम हो और शादीशुदा हो। ओके, लाभ, आर्थिक लाभ इसमें मिलेगा। प्रारंभ में इसमें 1000 रुपये दिए जा रहे थे, वर्तमान में अभी 1250 दिए जा रहे हैं। ओके, अमल में अगर लाने की बात करूँ तो 5 मार्च 2023 को इसमें किस्तें जारी होना प्रारंभ हो गया। इसमें कौन आता है, कौन लाभार्थी इसका लाभ ले सकता है? जिनकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है, वो इसकी लाभ ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने मध्य प्रदेश में एवं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही थी, उस योजनाओं के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ डाउट्स हो या फिर जैसा भी आपको वीडियो लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।